हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर। साथियों, इसमें आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आप लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। आपको पता ही होगा दोस्तों कि यहाँ पर इस आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित या आपका चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इन सभी परीक्षाओं के आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो साथियों, ये बाल विकास का पोर्शन है, इसमें आप लोग देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये बाल विकास का जो आपका पोर्शन रहता है, ये आपको भाग फर्स्ट में आपका आता है। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम्स होगा तो उसमें आपका पहला जो पोर्शन होगा वो उसका बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान का ही आपका पोर्शन होगा। और इसमें आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रहते हैं। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप लोग आंसर को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आता है, आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा है। ठीक है, तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त हो देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य होता है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से आपको तात्पर्य बतलाना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना ही क्या है? सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना, या फिर उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। तो साथियों, आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए, तो आपको इसका जो राइट आंसर देना है वो धैर्य और लगन का ही आपको राइट आंसर टिक करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिया हो तो आपको उसको नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है, केवल आपको धैर्य और लगन यही चीज़ आपको देखना है और इसी को आपको टिक करना है, यही आपका राइट आंसर है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन में आपने कई जगह पढ़ा होगा, अलग अलग क्वेश्चनों के आंसर दिए हुए हैं, तो वो आपको एक डाउट पैदा करते हैं। तो आपको धैर्य और लगन पर ही इसका राइट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, या मेरा विद्यालय। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। नर्सरी कक्षा में शुरुआत के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम जो है वो सबसे अच्छी है? तो इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो थीम सबसे अच्छी होती है नर्सरी कक्षाओं में, वो मेरा परिवार ही ये थीम सबसे अच्छी है। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण का बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो संवेदी प्रेरक चरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, या नियंत्रणकर्ता की। तो इसका राइट आंसर जरूर बताएं आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, या फिर लिखना। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों आपका एग्जाम्स में।
तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो गतिक कौशल का जो उदाहरण है सूक्ष्म गतिक कौशल का, वो है लिखना। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट 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 के स्थान पर क्या प्रदर्शित करता, क्या सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसके चारों विकल्प आपके सामने है। सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी, अनुदेशात्मक सामग्री की उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सक्रिय भागीदारी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो इसको आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा, इसका राइट आंसर दीजिएगा। 120, 100, 22 या फिर आपका 83। तो जल्दी से बताइएगा आपका क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों जैसा कि आपने इसका कैलकुलेशन करके आंसर दे दिया होगा, तो जी हाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 120। कैसे निकालते हैं मानसिक बुद्धि लब्धांक? जब निकाला जाता है तो आपको होता है उसका सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु, ठीक है, इंटू 100। तब आप लोग इस सूत्र में रखेंगे तो 12 इंटू बटे 100, सॉरी दोस्तों 10 इंटू 100। तो एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, 12 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आपका हो जाएगा। तो 120 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसको सूत्र को आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय की शिक्षा इंगित करती है, किस ओर से इंगित करती है? तो चारों विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। समय की शिक्षा, ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। समय की शिक्षा के बारे में आपको बतलाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल क्या है, समय की शिक्षा इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, जल्दी से बताइए आप लोग। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका आंसर आपको पता होगा। ये क्वेश्चन आपने अपने ही यूट्यूब चैनल पर भी इसको पढ़ा है, ठीक है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में जो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है वो आदर्श रूप से बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो अंतर का कारण क्या हो सकता है? शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, ठीक है। तो शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण यही हो सकता है, शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा साथियों, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा। और जैसा कि आपका हमारा हम सबका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है 120 से अधिक नंबर अर्जित करने का, उसको आपको साकार करना है। तो साकार कैसे होगा? जब आप लोग मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तभी आपका ये सपना साकार होगा। और आप लोगों को एक शिक्षक भी बनना है तो आप लोगों को मेहनत करना होगा। शिक्षक ऐसे ही नहीं बन सकते हैं, ठीक है, मेहनत करेंगे तभी अपन लोग शिक्षक बनेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेहनत करते होंगे और आप लोग कंजूसी करते हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें दोस्तों। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई वीडियो डलती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाता है और आप लोग उसको देख पाते हैं नई नई वीडियो को, ठीक है। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी दिक्कत को, समस्या को, ठीक है, तो उसका समाधान आपका किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग अपना नुकसान करते हैं। साथियों, ये निःशुल्क शिक्षा चलती है, आपसे कोई भी इसका चार्ज नहीं पे किया जाता है, तो ये आपके लिए निःशुल्क शिक्षा है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करा करें, ठीक है, तो सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आशा करता हूं कि आपने, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में जो बेल आइकन आया होगा उसको भी प्रेस कर लिया होगा, और वीडियो को लाइक तो आपने पहले ही कर दिया होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, या फिर बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, और लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, ठीक है। तो एक कक्षा में बच्चों में कौशल विकास का क्रम क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। जल्दी से आप लोग पढ़िएगा और राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही क्रम होना चाहिए, पहले सुनना, इसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, और इसके बाद लास्ट में आपका आएगा लिखना। तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम किस चीज़ का हो जाएगा? केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा इसका। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या फिर लिखकर शीघ्र सीखते हैं? तो कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे के बारे में आपको बतलाना है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, आपको इसका भी आंसर आता होगा। तो कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी से आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा और आंसर हमें जल्दी से बताइएगा। तो जैसा कि आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, तभी बच्चे उसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? तो साथियों, इससे पहले एक वीडियो डाली गई थी जिस पर कि हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं, वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो दोस्त, अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक हमारे भाई थे, शायद आर कुमार के नाम से थे, उन्होंने किया था कि सर यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, आपने इसका पहले क्वेश्चन में कुछ अलग बताया था। तो दोस्तों, अब इसका आंसर जरूर देख लें आप लोग। आपको हमेशा एक ही आंसर देना है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। तो जैसा कि आपने कहा था दोस्त के यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता बताया था, तो ये आपका ऑप्शन जो था वो गलत था। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर केवल ये पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थियों की जो त्रुटियाँ हैं वो किस ओर संकेत करती हैं। तो त्रुटियाँ जो होती हैं वो कैसे सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं, इस ओर संकेत करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी छात्र जो है वो कोई चीज़ को बार बार गलत करता है और एक शिक्षक उसको नहीं देखता है और उसको बिना देखे ही उसको चेक करता है, तो क्या होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और इसका ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है सही, क्योंकि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है तभी आपको उसमें गलतियां होती हैं। लेकिन इसका आपको जो राइट आंसर देना है, वे कैसे सीखते हैं इस ओर संकेत करती हैं, ना कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। उसने ये थोड़ी पूछा है कि किसकी आवश्यकता है, उसने ये पूछा है कि किस ओर संकेत करती हैं। तो वे कैसे सीखती हैं इस ओर संकेत करती हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन साथियों जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको यही टिक करना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह 100 और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि जब कोई बच्चा है वह 100 और बाज में अंतर नहीं समझ सकता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो उसको जो ग्रस्त है वो बच्चा वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या हो? आप लोग आंसर देखिएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर भी हमें बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब वह क्या करे? बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए, तभी बच्चों की प्रक्रिया में प्रगति संभव है। तो आपका सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में जो नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है वो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन क्या करता है? बताइएगा, आपके सामने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं, खेल है, संगीत है, कला है, शिल्प है, ये प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? तो आप लोग बताइए क्या दर्शाता है? प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, परियोजनात्मक उपागम या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? क्या पूछा है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? आप लोग बताइएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या विकास हमेशा रेखीय होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विकास का सिद्धांत बताना है आपको क्या है। तो विकास का जो सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो यही विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर जो है वो समान नहीं होती है, बल्कि अलग अलग प्रकार हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप लोग इसका भी आंसर जानते हैं। शिक्षण विधि बदल दें, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो क्या होगा? जब विद्यार्थी आपकी कक्षा में किसी भी टॉपिक पर रुचि नहीं ले रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए? ये आपके लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें शिक्षण विधि को बदल देना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? अलग प्रकार से उसको पढ़ाना चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको वो चीज़ नहीं पढ़ानी चाहिए। तो इसका जो तात्पर्य होगा, शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने की भावनात्मक क्षेत्र, सीखने को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, या फिर सीखने की संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो व्यवहार का करना पक्ष जो है वो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या हो, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या फिर कड़ा अनुशासन हो। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कमेंट किया है। इसका राइट आंसर, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, एक प्यार के भूखे होते हैं। अगर उनके लिए सम्मान दिया जाए, उनके साथ लगाव अपनापन दिखाया जाए, तभी बच्चे उसको सीख सकते हैं। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण किस चीज़ का हो जाएगा। तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, आप लोग इसका भी आंसर जरूर बताइएगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रेक्षण अधिगम का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए। संज्ञान अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो यहाँ पर निदान की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए कि बच्चों ने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, कहाँ पर उनकी क्या चीज़ छूटी है, क्या उनको बतलाना है, क्या सिखाना है। ठीक है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, ना कि आपको केवल उनकी गलतियाँ बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह किस ओर इंगित करता है। वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो साथियों, छोटे बच्चों तो गलतियां करते ही हैं। अगर बच्चों के साथ अगर आप लोग भी गुस्सा प्रकट करने लगेंगे, क्रोध प्रकट करने लगेंगे, तब तो आप लोग क्या कहलाओगे, पागल ही कहलाओगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य और लगन होना चाहिए। इसलिए उसको क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो शिक्षक एक थोड़ा सा दिमाग से ढीला है। ठीक है, तो इसलिए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब आपको वो बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। क्या करता है, एनसीएफ 2005। ठीक है, तो आज आपने साथियों देख लिए हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 30 में से कितने आपके नंबर सही आए हैं, आप लोग ज़रूर लिख भेजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, और जो बगल में बेल आइकन आएगा उस ऑल पर नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। तो दोस्तों, आप लोग इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आप लोग घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और घर पर पढ़ाई हमेशा करते रहेंगे। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।